ये डबल बैटरी। तुझे कितनी दफा कहा है अपना ये गंद मेरे अलमारी में मत रखा कर। तुझे सुनाई नहीं देता? गंदी कहीं की, लाख बार मना किया। तुम्हारा ये गंदा सामान मेरे अलमारी में तो गया, मेरे कमरे में भी दिखाई ना दे। फिर किसकी इजाजत से तुमने ये सामान मेरी अलमारी में रखा है? बोलो। मेहंदी के कपड़ों में मेहंदी की दुल्हन बनी अनीला चिल्लाए जा रही थी। कमरे से बाहर कई मेहमानों ने भी उसका चीखना दहाड़ना सुना था। सामने सहम कर खड़ी अमाइजा फौरन से आगे बढ़ी और फर्श पर बिखरे हुए अपने सामान को देखने लगी। आंखों में आंसू आ चुके थे। जल्दी जल्दी वो अपना सारा प्राइवेट सामान उठाकर शॉपर में डाल रही थी। रोते हुए कहने लगी कि अनीला, अभी जहां मैं सोती हूं वहां पर आपके जहेज का सामान रखा हुआ है, इसलिए मैंने ये सामान लाकर आपकी अलमारी में रख दिया कि कहीं किसी मर्द की इन पर नजर न पड़ जाए। और साथ साथ रोए भी जा रही थी और इस सामान को उठा भी रही थी, लेकिन अनीला हकारत भरी नजरों से उसे देखे जा रही थी। कहने लगी, ओ शट अप, बंद करो अपने ये ड्रामे। इतनी जो तुम नेक परवीन बनने की कोशिश कर रही हो ना, मेरे सामने मत किया करो। मेरी उतरन पहनने वाली मेरे सामने जुबान चला रही है। आज तक तुमने अपना कुछ पहना ही क्या है? जो भी पहना है मेरे वजूद की उतरन पहनी है। यहां तक कि तुम्हारी ब्रा और नीचे का सामान भी, वो जो है ना, पहन पहन कर मैंने खराब कर दिया और तुम्हारे हिस्से में आया। तुम्हारी भी क्या जिंदगी है ना, सारी जिंदगी बस हमारे टुकड़ों पर ही पलती रह गई। इंतहाई हकारत और मगरूराना अंदाज में ये सब कुछ बोल रही थी। एक नजर उठाकर अमाइजा ने उसकी जानिब देखा। दिल 100 टुकड़े हुआ था। पिछले कई महीनों से वो स्टोर रूम के काट कबाड़ वाले कमरे में रह रही थी और अपने कपड़े भी एक पोटली बनाकर उसने वहीं पर रखे हुए थे। लेकिन उसकी फुफुदजहद बहन अनीला की शादी के दिनों में गहमा गहमी शुरू हुई तो काफी सारा जहेज का सामान स्टोर रूम में भी लाकर रख दिया था। जिसके बाद उसे स्टोर में सोने की और अपना सामान रखने की जगह न मिली तो उसने अपनी कजिन अनीला की अलमारी में ही अपना प्राइवेट सामान छुपा कर रख दिया था। जैसे ही वो अपना सामान उठाकर वहां से लेकर जाने लगी तो फूफो से पूछकर वो उसे कहीं और रखे कि तभी अनीला ने उसका हाथ पकड़ लिया था। भले वो इस वक्त मेहंदी की दुल्हन बनी थी, लेकिन फिर भी उसे एक अजीब सी जेलसी अमाइजा से महसूस हो रही थी, क्योंकि वो दुल्हन बनकर भी इतनी हसीन नहीं लग रही थी जितनी अमाइजा उसका ही दिया हुआ 10 बार पहना हुआ पुराना मेहंदी का जोड़ा पहनकर खूबसूरत लग रही थी। फिर ऊपर से उसका हसीन फिगर देखकर अनीला को गुस्सा आ रहा था। गुस्से और जलन में ही उसने उसके हाथ से अंडरगारमेंट्स वाले शॉपर लिया और बालकनी में फेंकने आग लगा दी थी। अमाइजा बेबसी से उसका चेहरा देखती रह गई। पता नहीं क्यों अनीला को ऐसे दौड़े पड़ते थे, और जब ऐसे दौड़े पड़ते थे वो अमाइजा का ही नुकसान करती थी। शायद इस तरह की हरकतें करके उसके नब्ज को तस्कीन मिल जाती, लेकिन इस सामान के अलावा अमाइजा के पास और कोई सामान रहा ही नहीं था। उसके पेट में दर्द भी शदीद हो रहा था। वो तो बस कमरे में कुछ सामान लेने आई थी ताकि उसके कपड़े खराब ना हो सकें। बड़ी शिद्दत से अब उसे फिक्र सताने लगी थी, अब वो कैसे खुद को ढांप रही। इसी परेशानी में वो अनीला के कमरे से बाहर निकली थी। आंखों से 2 आंसू भी टूट कर गिरे थे। भाई लाउंज में बैठी हुई औरतें अमाइजा के चेहरे की तरफ ही देख रही थीं, मगर वो किसी से भी नजरें मिलाए बगैर सीधा सहन में गई थी, जहां पर उसकी फुफ्फो शुगुफ्ता मेहमानों की आओ भगत में लगी हुई थी। मेहंदी का फंक्शन खत्म हो चुका था, लेकिन जिन मेहमानों ने आज रात यहीं पर गुजारनी थी वो उन्हीं के साथ बातों में लगी थी। 2-3 बार उसने फुप्पो को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो तो उसे यूं नजरअंदाज कर चुकी थी जैसे वो मौजूद ही ना हो। उसने हिम्मत जमा करके आवाज दी कि फुप्पो, मेरी बात सुने। तो वो उसे तिरछी नजरों से देखकर कहने लगी कि यहां बोलो, मेहमानों के सोने के लिए बिस्तर बना दिया ना तुमने? वो कहने लगी कि जी फुप्पो, बना दिया। फिर कहने लगी कि चाय बनी है या नहीं? अभी तक मैंने तुम्हें कहा था कि चाय बनाओ, सब मेहमानों को सर्व करो। वो कहने लगी कि जी फुप्पो, वो मैंने बनाने रख दिए हैं, मुलाजमा देख रही है। फिर वो कहने लगी कि फुप्पो मेरी बात सुने, मुझे ज़रूरी बात करनी है। वो भी फुप्पो को एक तरफ लेकर गई थी कि फुप्पो वो मुझे, लेकिन इसे अवेले से फुप्पो के पीछे जो शख्स नजर आया
उसे देखने के बाद अमाइजा के रह रह से हवास भी उड़ चुके थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके पीछे खड़ा शख्स हकीकत में यहाँ पर मौजूद है या भी फिर सिर्फ एक ख्वाब है। उसे यूं पथराया हुआ देखकर शगुफ्ता को गुस्सा आया था। बाजू से झंझोड़कर कहने लगी, ये क्या हकलों की तरह वो लगा रखी है, बोल भी। अब कौन सा पहाड़ उड़ता देख लिया जो अब तेरी आंखें तथरा चुकी हैं। शगुफ्ता ने जब पीछे पलटकर देखा तो वो भी एक पल को सकते में जा चुकी थी, क्योंकि उसके पीछे शहरोज खड़ा था। शहरोज को देखकर फुप्पो तो दीवानावार उसके गले से लग चुकी थी, बार बार गाल और माथा चूम रही थी। अरे शहरोज मेरा बच्चा, तुम कब आए? ये कैसा सरप्राइज दे दिया तुमने। हाय फुप्पो, सदके जाए अपने भतीजे के। मेरी जान, मेरे दिल दा टोटा, तूने आना था तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैं खुद एयरपोर्ट पर तुम्हें लेने जाती। शहरोज अपनी फुफ्फों से मिलने में बिल्कुल मगन हो चुका था और अमाइजा सुर्ख लाल होती फौरन वहां से भागकर घर के अंदर आ चुकी थी। दिल बड़ी जोर से धड़क रहा था। आज से 2 साल पहले होने वाले निकाह के मनाजिर उसके जहन में घूमने लगे थे, जब वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी कि उसे शहरोज लाला से निकाह नहीं करना, वो तो मेरे लाला हैं। उनको अपना भाई समझती हूँ। फुफ्फो, आप मेरा निकाह इनसे कैसे करवा सकती हैं? लेकिन इस बार भी फुफ्फो ने पहले तो उसे प्यार से समझाया था, लेकिन जब वो प्यार से ना समझी तो एक बार फिर उसे डांट डबड़ कर कहने लगी कि चुपचाप निकाह के लिए हामी भर देना। मौलवी साहब पूछेंगे तो फालतू के ड्रामे मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बढ़िया ही बवेला मचाने वाली। इस वक्त उसके दिल में शहरोज के लिए कोई जज्बात मौजूद ही नहीं थे। शहरोज भी निकाह के बाद दुबई जा चुका था, लेकिन अब अचानक अनीला की शादी पर उसकी वापसी को देखकर अमाइजा का दिल बड़े जोरों से धड़कने लगा। उसे तो जैसे ये भी भूल चुका था कि उसे पीरियड शुरू हो चुके हैं। वो किचन में जाकर काम काज में मशरूफ हो चुकी थी। सारे मेहमानों को उसने चाय सर्व की थी। धीरे धीरे सभी कमरों में जाकर सोने लगे थे, लेकिन अमाइजा के सोने के लिए कोई जगह ही न बची। वो एक बार फिर फुफ्फो के पास गई थी कि फुफ्फो, मुझे नींद आ रही है, सुबह फिर उठकर घर की साफ सफाई भी करनी होगी। रात का 1 बज गया तो अब मैं क्या करूं, कहां सोऊं? फुफ्फो ने एक तिरछी नजर उस पर डाली थी, जो अभी भी शहरोज के पास ही जा रही थी। कहने लगी कि जाओ पहले शहरोज के कमरे की साफ सफाई कर दो, उसके बाद सो जाना। इतनी तुम जो महारानी बनी हो, थक गई हो, नींदें चढ़ी है ना तुम्हें। वो एक बार फिर कमर कसकर शहरोज के कमरे में गई थी। दीवार पर लगी हुई बड़ी बड़ी शहरोज की तस्वीरें वो तो नजर भरकर देख भी नहीं पा रही थी। और फिर कपड़े से पहले फर्नीचर साफ किया, फिर झाड़ू लगाने लगी। सारा काम निपटाने के बाद वो थकार कर अपनी कमर पर हाथ रखकर जैसे ही बेड पर बैठी तो उसे इतना सुकून आया कि कुछ देर वहीं पर लेट गई। इरादा तो उसका यही था कि कुछ देर बाद उठकर फुफ्फो के पास जाएगी और कहेगी कि मुझे कुछ सामान दे दे, मेरे पीरियड्स आ चुके हैं। लेकिन वहीं शहरोज के बेड पर लेटते उसकी आंख लग चुकी थी। बड़े अरसे बाद उसे इतनी गहरी नींद आई थी, वरना अमाइसा स्टोर में जहां सोती थी वहां पर कभी चूहों की कटरपटर शुरू हो जाती तो कभी मच्छरों की वजह से सारी रात उसकी जागते हुए गुजर जाती थी। वो 19 साल की हो चुकी थी। पिछले 4 साल से वो फुफ्फो के रहमो करम पर थी और इन 4 सालों में जिस तरह की अजियतें और दुख उसने झेले थे, वो इन 4 सालों से पहले जिस तरह शहजादियों की तरह अपने माँ बाप के पास रहती थी, वो सब कुछ भूल ही चुकी थी। ये घर जहां पर कभी वो शहजादी बनकर रहती थी, अब इसी घर में वो मुलाजमाओं से भी बदतर जिंदगी गुजार रही थी। वो कमरा जो कभी उसका हुआ करता था, वनीला के कब्जे में आ चुका था और वो इस पर यूं हुक्म चलाती थी जैसे ये उसके बाप का ना हो बल्कि अनीला के बाप का हो। अमाइजा की आंख तो उस वक्त खुली जब किसी ने उसे बाजू से पकड़कर बड़े जोरों से झंझोड़ा था। गहरी नींद से वो एकदम से घबरा कर उठी तो शगुफ्ता ने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। कहने लगी कि कमबख्त, तेरी हिम्मत कैसे हुई शहरोज के कमरे में सोने की, वो भी उसके बेड पर। तुझे मैंने इस कमरे की सफाई करने के लिए भेजा था, इसलिए नहीं भेजा था कि तुम उसके कमरे में इस बेड पर सो जाओ। काम चोर कहीं की, बस काम चोरी नहीं जाती तुझसे। वो हड़बड़ाते हुए नीम माँ खोले कहने लगी कि नहीं फूफा, बस वो मैं थक गई थी। तो मेरी आंख लग गई। देखिए, मैंने कमरे की सारी सफाई कर दी थी। ये कहती वो जैसे उठी तो शगुफ्ता बेगम जो पहले उसे कारखाने को थी, शेरोज सोने के लिए उस कमरे की तरफ आ ही रहा था जब शगुफ्ता बेगम की नजर बेड पर पड़ी। एक तो बेड की चादर वैसे ही लाइट कलर में थी, ऊपर से उस पर लगे सुर्ख निशान। शगुफ्ता का तो वारा हाई हो चुका था। दोनों हाथ मुंह पर रखकर शौक के अंदाज में कहने लगी, ए हमाइसा, ये क्या कर दिया तूने? तेरे दिन चल रहे, तुझे अपने आप को संभालने का भी पता नहीं चला।
शेरोज का बिस्तर गंदा कर दिया तूने। अरे अगर उसने देख लिया तो वो तो कयामत ही खड़ी कर देगा। उसे तो अपने सुर पर एक सिलवट तक नहीं बर्दाश्त। अब तो शगुफ्ता का हाथ सीधा उसके बालों पर ही गया था। अमाइजा भी घबरा गई, कपकपाते हुए कहने लगी कि अरे फुप्पो, मैं आपको बताना तो चाहती थी कि मेरे पीरियड्स आए हैं, मुझे कुछ दे दे, लेकिन फिर ये सब कुछ हो गया। बेड की चादर काफी खराब हो चुकी थी। शगुफ्ता कहने लगी कि कुछ नहीं हो सकता तेरा, अहमक पोहड़ किस्म की लड़की हो तुम। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं, बस मेरे सर पर मल दिया, मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए। तुझे छोड़कर चली गई। अरे जब तेरे माँ बाप मरे थे तू साथ वहीं मर जाती, कुछ तो मेरी जान को सुकून आता ना। अपने माँ बाप के बारे में सुनकर अमाइजा का चेहरा सुर्ख हुआ था। वो कहने लगी कि प्लीज फुफ्फो, मेरी माँ का नहीं लेकिन मेरे बाबा का तो कुछ लिहाज कर लें, वो तो आपके भाई थे। लेकिन शगुफ्ता पर कहाँ असर होने वाला था। कहने लगी कि जल्दी बदल इस बेड की चादर को और अपना हुलिया भी दुरुस्त कर। शगुफ्ता तो वहां से जा चुकी थी। जल्दी से अमाइसा ने बेड की चादर बदली, साथ रोए हुए जा रही थी। जब वो ये सब कुछ कर रही थी कि तभी शेरोज भी अपने ध्यान में कॉल पर बात करता हुआ कमरे में चला आया था। आज से 2 साल पहले जो निकाह हुआ तो उसमें उसकी मर्जी भी नहीं शामिल थी, लेकिन माँ बाप की हादसाती मौत के बाद फुफ्फो ने शेरोज को पाला था। और जब फुफ्फो ने उसे कहा कि वो अमाइजा के साथ उसका निकाह करवाना चाहती है तो वो इनकार नहीं कर सका था। वो पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड लड़का था। वहीं हमारा डरी सहमी खामोश खामोश हमेशा दीवार की ओट में छुपकर रहने वाली लड़कियों में से थी। वो लड़की अगर उसे बुरी नहीं लगती थी तो अच्छी भी नहीं लगती थी। उसे कॉन्फिडेंट लड़कियां ही पसंद थी। लेकिन अब जब उसने अचानक दुबई से अनीला की शादी पर एंट्री मारी थी और फिर पहली नजर में उस लड़की को देखा था तो देखता ही रह गया था। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। अमाइजा को देखकर शहरोज जैसे उसे देखता ही रह चुका था। पहले से कहीं ज्यादा निखर चुकी थी और बेहद हसीन लग रही। और फिर उसकी आंखों पर मौजूद वो मोटा सा चश्मा जिसे वो बार बार नाक से ठीक करती रहती, वो चश्मिश लड़की उसके दिल को भा चुकी थी। वो यही मौका तलाश कर रहा था कि सबसे तो वो मिल ही चुका था। अनीला तो उसे गिफ्ट्स भी ले चुकी थी अपने और अपने शौहर के लिए, लेकिन ये लड़की उसे दोबारा नजर ही नहीं आई थी। अब उसे यूं अपने कमरे में देखकर वो धीरे धीरे चलता हुआ कमरे में आया, लेकिन अमाइजा झट से सीधी होकर फौरन खड़ी हो गई कि कहीं उसके खराब कपड़ों पर शहरोज की नजर न पड़ जाए। शहरोज ने उसे यूं सहम कर सीधा होते देखा तो चेहरे पर हैरत आई थी और फिर कहने लगा, हेलो डियर कजिन, कैसी हो? वो डरते डरते कहने लगी कि जी ठीक हूं, आप सुनाएं। वो कहने लगा, मैं भी ठीक हूं, लेकिन तुम इतनी डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारा ही कजिन हूं, और अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हारा शौहर भी। वो शरारत से मुस्कुराकर उसके सामने खड़ा हुआ था, लेकिन अमाइजा तो पीछे जाकर दीवार से लगी थी। वो कहने लगी कि प्लीज आप यहां से जाएं, मुझे कमरे को ठीक करना है। उसकी यूं बेरुखी भरे अंदाज पर शेरोज को थोड़ी हैरत हुई थी। कहने लगा, मैं तो यहां पर सोने के ही आया हूं, कौन सी सेटिंग करनी है तुमने? सब कुछ हो चुका है। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ बात करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही तो जाओ, जाकर सो जाओ। मैं भी कुछ देर आराम करना चाहता हूं, फ्लाइट से भी काफी थक चुका हूं। अपने हाथ अपनी बैग पर रखे जैसी अमाइजा वहां से जाने लगी तो बेसाख्ता शेरोज की नजर उस पर पड़ी थी। उसके हाथ में बेड की चादर भी थी जिसे वो यूं गोल सा बनाकर लेकर जा रही थी, जैसे उसने उसमें कुछ छुपा रखा हो। शेरोज का माथा ठनका था। उसने उसे रोका, कहने लगा, रुको, ये चादर में तुमने क्या छुपा रखा है? अमाइजा फौरन पलट कर कहने लगी कि कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं है, ये तो मैं उधर लेके जा रही हूं कि वॉशिंग मशीन में इसको धो दूंगी। लेकिन शेरोज के माथे पर बल पड़े थे, न जाने क्यों, मगर वो चलता हुआ उसके करीब आया। फिर कहने लगा, 1 मिनट रुको, खोल कर दिखाओ। वो इनकार करने लगी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब शेरोज ने बार बार उसे कहा तो चादर छूटकर उसके हाथ से गिर चुकी थी। नीचे गिरते ही जो सुर्ख निशान शेरोज के सामने आए थे उसके माथे पर बल पड़ चुके थे। वो कहने लगा कि ये क्या, ये किसका ब्लड है? क्या तुम्हें कोई चोट लगी है? वो नफी में सर हिलाने लगी कि नहीं प्लीज, अब ऐसा मत करें, अगर फुफ्फू ने देख लिया तो वो मेरी जान ले लेंगी, प्लीज मुझे जाने दे। वो जैसे ही चादर को उठाकर जाने लगी वो एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ चुका था। कहने लगा कि बताओ मुझे, ये ब्लड कहां से आया मेरी चादर पर?
क्या हुआ ये हम पर? वो सर झुकाकर कहने लगी कि क्यों मेरी जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं आप? ये ऐसी बात है जो मैं आपको नहीं बता सकती। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, जिसे देखने के बाद शहरोज कुछ न कुछ समझ गया। उसने उसकी बाजू को छोड़ दिया और अमाइजा वहां से भाग चुकी थी। शहरोज के माथे पर बल पड़ चुके थे। ये लड़की इस कदर स्ट्रेस में क्यों थी और यूं ऐसे जो भाग रही थी? कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। बहरहाल इस वक्त तो वो अपने बिस्तर पर आकर सो चुका था और पप्पू ने भी उस पर तरस खाकर उसे उसका प्राइवेट सामान दे ही दिया था। अगली सुबह बारात थी। अनीला अपनी मर्जी से पसंद की शादी कर रही थी और जिस लड़के से उसकी शादी हो रही थी वो लोग भी काफी अमीर थे। शगुफ्ता बड़े धूमधाम से बेटी की शादी कर रही थी। अनीला उनकी इकलौती बेटी थी। आज से 10 साल पहले शगुफ्ता के शौहर का दिल का दौरा पड़ने पर इंतकाल हो चुका था। ससुराल वालों ने भी धक्के मारकर शगुफ्ता को निकाल दिया कि जब से तू हमारे बेटे की जिंदगी में आई है, तूने हमारी जिंदगी अजीरन करके रख दी है। शगुफ्ता के 2 भाई थे, रज़ाक और इफ्तिखार साहब। दोनों भाइयों की एक ही औलाद थी। रज़ाक साहब का एक बेटा था और इफ्तिखार साहब की एक बेटी। दोनों भाई बड़े ही मोहब्बत के साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते थे। शगुफ्ता बेवा होकर उस घर में आई तो दोनों भाइयों ने उसकी औलाद अनीला को भी बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करना शुरू कर दिया था। लेकिन शगुफ्ता ने दोनों भाइयों पर अपनी हुक्मरानी जताना शुरू कर दी थी। घर में अगर दाल भी पकनी होती तो शगुफ्ता से पूछकर पकाई जाती। अगर बच्चों के लिए कोई चीज लाई जा रही है तो 10 रुपए की चीज लाने के लिए भी शगुफ्ता का इजाजतनामा मिलना जरूरी था। वो दोनों भाई अपनी बहन पर अंधा एतबार करने लगे थे। भाभियां तो अपने शौहर से अपनी ननंद की शिकायत भी नहीं लगा सकती थीं। लेकिन शायद वक्त मजीद सख्ती करना चाहता था। उनके नसीब में कुछ और ही लिखा था। कुछ अरसे बाद खानदान में एक जगह पोतगी हो चुकी थी जहां पर ताजियत करने जाना जरूरी था। उस रात शदीद बारिश हो रही थी। दोनों बच्चे सहम कर बैठे हुए थे। शेरोज कुछ समझदार था, लेकिन इस वक्त अमाइजा काफी छोटी थी। अमाइजा तो बार बार अपनी मामा से कह रही थी कि मामा प्लीज मत जाए ना, देखिए बादल गरज रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, रात को मैं कैसे सोऊंगी। लेकिन वो गुफ्ता के हवाले उसे करके कहने लगी कि बेटा तुम्हारी फुफ्फो है ना, और फिर अनीला भी तो है। तुम अनीला अपी के साथ बैठना, बातें करना और दोनों बहनें एक ही बिस्तर पर सो जाना। अब जाना भी जरूरी है। यूं तेज तूफानी बारिश में इफ्तिहार और रज़ाक साहब अपनी बीवियों के साथ घर से निकल चुके थे। लेकिन रास्ते में जब उनकी गाड़ी एक बिजली के खंभे के पास से गुजरी तो अचानक आसमान पर बिजली कड़जी थी। वो बिजली आकर बिजली के उस खंभे पर गिरी। टूटकर वो खंभा सीधा उनकी गाड़ी पर आ गिरा था और यूं इस कदर अलमनाक हादसे में चारों अपनी जान गंवा चुके थे। ये खबर कयामत की तरह उनके घर पर टूटी थी। बच्चे तो बिल्कुल सख्ते में आ चुके थे। शगुफ्ता तो बाल खोलकर बीन कर रही थी कि उसके घर को न जाने किसके नजर लगी। उसके बाद से तो जैसे उनकी जिंदगियां बदल कर रह चुकी थीं। शगुफ्ता बेगम ने धीरे धीरे पूरे घर का कंट्रोल अपने हाथ में ही ले लिया था। घर के और बाहर के मामलात वो बखूबी सरंजाम दे रही थीं। सारी जायदाद वसीयत के मुताबिक शिरोज के ही नाम थी, क्योंकि बचपन में ये बात तय कर दी गई थी कि शिरोज और अमाइजा की शादी की जाएगी और दोनों भाई अपने घर की खुशियां घर में ही रखेंगे। शगुफ्ता को अपने भतीजे और भतीजी से कोई खास मोहब्बत तो नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने भाइयों की जायदाद मुकम्मल तौर पर हथियाने के लिए उसने शिरोज का बचपन से ही भरपूर दिल जीता था। दिल में भले ही कदावत थी, लेकिन ऊपर से वो अपने भतीजे पर जान छिड़कती थी। लेकिन अमाइजा के साथ उसे कोई खास सरोकार नहीं था। जैसे जैसे शेरोज बड़ा हुआ और यूनिवर्सिटी पढ़ने लगा तो दिल में ये बात भी आने लगी कि कहीं शेरोज बाहर की किसी लड़की को पसंद करके घर न ले आए। आजकल की लड़कियां तो हैं भी बड़ी चालू और शातिर किस्म की। ये ना हो कि वो शेरोज को लेकर अलग हो जाए और यूं ये दौलत उसके हाथ से चली जाए। वहीं अगर वो शेरोज की शादी किसी ऐसी लड़की से करवाए जो पहली शगुफ्ता के दबाव में आई हुई हो तो यूमा बड़ी आसानी से शेरोज को भी अपनी मुट्ठी में रख सकती है। यही सोचकर उसने अमाइजा का निकाह शेरोज से करवा दिया था, ताकि ये लड़की शेरोज की बीवी बनकर इस घर में रहे तो सही, लेकिन हमेशा शगुफ्ता की नज़रों में नौकरानी ही रहे। अगले रोज बारात थी और जहां बाकी सब तैयार हो चुके थे, वहीं अमाइजा अभी तक नौकरानियों जैसा होलिया बनाए घर के कामों में ही लगे थे।
कभी कोई मेहमान उसे कोई चीज मांग रहा था तो कभी कोई। शेरोज भी तैयार होकर अब सीधा मैरिज हॉल की तरफ ही जा रहा था ताकि बाकी के मामलात वो खुद हैंडल कर सके। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अमाइजा पर पड़ी तो वो रुका, चलता हुआ उसके करीब आया। उसे देखकर वो जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक करने लगी तो शहरोज उसे कहने लगा कि क्यों, मैं तुम्हें कोई आवारा लड़का लग रहा हूं जो मुझे देखकर अपना दुपट्टा ठीक कर रही हो, या इससे पहले मैंने लड़कियां देखी नहीं हैं। ये सुनकर अमाइजा हिचकिचाते हुए कहने लगी, नहीं वो बात नहीं है, बस अब बताएं आपको कुछ चाहिए। वो कहने लगा, तुम अभी तक इस हुलिया में क्यों घूम रही हो? सब तैयार हो चुके हैं, तुम भी तैयार हो जाओ, क्या जाना नहीं है तुमने? तभी फुफ्फी चमकीले भड़कीले कपड़ों में तैयार होकर वहां पर आई थीं। शहरोज को बाजू से पकड़ा और कहने लगी कि बेटा, तुम यहां पर खड़े क्या कर रहे हो? किचन में बहुत गंद है, तुम्हारा सूट खराब हो जाएगा, चलो हॉल में चलें। फिर अनीला को भी पॉइंटर से लाना होगा। शहरोज कहने लगा कि हाँ वो तो ठीक है फुप्पी, लेकिन अमाइजा को भी कहें, ये क्या काम वाली मौसी बन के घूम रही है, ये भी तो तैयार हो। गुफ्ता बेगम कहने लगी कि अरे बेटा, तुम इसकी फिक्र मत करो, ये तैयार हो जाएगी। वैसे भी मैं कह रही थी कि भरा हुआ घर है, सामान यूं ही बिखरा पड़ा है, तो किसी न किसी को तो घर होना चाहिए ना। इसलिए अमाइजा वैसे भी कह रही थी कि वो घर ही रहेगी। अमाइजा जो चुपचाप खड़ी है सब कुछ सुन रही थी, फौरन सर झुका के फिर कहने लगी कि जी मैं घर ही रहूंगी। अब घर को अकेला भी तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, आजकल तो डकैतियां भी बहुत हो रही हैं। शहरोज ने एक नज़र अमाइजा को देखा था और फिर कहने लगा कि जब से मैं आया हूं तुम्हें घर के काम करते ही देख रहा हूं। जाओ, शाबाश, तैयार होकर आओ, मैं वेट कर रहा हूं, तुम आओगी तो ही हम हॉल के लिए रवाना होंगे। गुफ्ता बेगम के माथे पर पहली बार बल पड़े थे। फिर फौरन से कहने लगी कि अरे सुनाई नहीं दे रहा शहरोज क्या कह रहा है? जाओ भाई जाओ और जल्दी से तैयार होकर आओ, वरना और ज्यादा देर हो जाएगी। वो जल्दी से मुस्कुराकर पहले तो कमरे की जानिब बढ़ी, फिर अगले लम्हे रुक चुकी थी। तभी शगुफ्ता को किसी रिश्तेदार की कॉल भी आ चुकी थी। वो कॉल सुनने के लिए राहदारी की जानिब गई तो शहरोज उसकी जानिब देखने लगा, कहने लगा रुकी क्यों हो, जाओ जाकर रेडी हो। तो वो हिचकिचाते हुए कहने लगी कि नहीं, वो फुप्पो से पूछना था कि मैं कौन से कपड़े पहनूं। वो भोलेपन से बोली तो शहरोज धीमे लहजे में कहने लगा कि वही जो तुमने नया ड्रेस लिया है बारात के लिए, वही पहनकर आओ ना। तो वो सर खुजाते हुए कहने लगी कि कौन सा ड्रेस, मैंने तो नए कपड़े लिए ही नहीं हैं। फुप्पो ने मुझे 2 सूट दिए थे, ये अनीला के ही, लेकिन अनीला ने तो वो भी मुझसे ले लिए। कल मेरी उनसे लड़ाई हो गई थी ना, तो कहने लगी कि वो सूट घर की मुलाजमा पहनेगी, तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। वो रूहान सी होकर उंगलियां मरोड़ते हुए बोली। तो शहरोज उसका चेहरा देखता रह गया था। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये लड़की बोले क्या जा रही है। उसे हैरत हुई थी। फिर कहने लगा, क्या मतलब, तुम अनीला के कपड़े क्यों पहनोगी? वो जिस तरह शॉक्ड अंदाज में बोला था, शगुफ्ता ने फौरन फोन कान से हटाया। फिर कहने लगी कि अरे ये कैसी बातें कर रही हो मायशा, तुम कमरे में जाओ, मैं तुम्हें सूट लाकर देती हूं। वो चुपचाप शगुफ्ता के साथ कमरे में आई थी, जहां पर एक बार फिर शगुफ्ता ने उसे 100 बातें सुनाई थीं कि ये क्या ड्रामे तुमने शगुफ के सामने लगा दिए हैं। क्या समझती हो कि उसके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाओगे तो वो तुम्हारी बातों में आ जाएगा? खबरदार जो दोबारा मैंने तुम्हें शहरोज पर डोरे डालते हुए देखा तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमाइजा डरकर फौरन हाँ में हाँ मिलाती जा रही थी। अलमारी से एक जोड़ा शगुफ्ता ने निकालकर उसे दे दिया था, जिसे पहनने के बाद उसने अपने बालों को ठीक किया और हल्का फुल्का मेकअप करके बाहर चली आई थी। सर पर अभी भी दुपट्टा कर रखा था। जब शेरोज की नजर उस पर पड़ी तो वो एक पल के लिए जैसे ठहर सा गया। उसकी खूबसूरती में एक अलग ही कशिश थी जो बिना कुछ कहे दिल तक उतर जाती थी। कुछ ही देर में सभी मेहमान मैरिज हॉल में जमा हो चुके थे, लेकिन शेरोज की निगाहें बार बार उसी की ओर उठ जाती थीं। उसके दिल में अब ये बात पक्की हो चुकी थी कि वो शगुफ्ता फुफ्फों से रुखसती की बात करेगा। वो इस लड़की को अपने कमरे में लाना चाहता था, उसे अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहता था। उधर शेरोज की बार बार उठती निगाहों ने अमाइजा के दिल की धड़कनें तेज कर दी थीं। जिस अंदाज से वो हर थोड़ी देर में उसके पास आता, मेहमानों के सामने उसके साथ खड़ा रहता, वो सब कुछ अमाइजा को भीतर तक छू रहा था। कई मेहमान तो उनकी जोड़ी की खुलकर तारीफ भी कर रहे थे।
इन सब बातों को देखकर अमाइजा के दिल में एक मीठी सी खुशी दौड़ गई। उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि शायद यही सही वक्त है। अगर वो शेरोज को बता दे कि फुफ्फो उसके साथ कैसा बुरा सलूक करती हैं, तो शायद शेरोज उसकी बात समझे। शायद वो फुफ्फो को समझाए और आगे से उसके साथ ऐसा बर्ताव न होने दे। शायद शेरोज उसकी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दे कि फुफ्फो द्वारा दिए गए सारे गम कहीं पीछे छूट जाएं। यही सब सोचते सोचते अमाइजा मुस्कुराती रही, एक ऐसी मुस्कान जिसमें उम्मीद भी थी और एक नए सपने की आहट भी। जब कुछ देर बाद बारात भी आ गई। शहरोज ने बारातियों का इस्तकबाल किया था, लेकिन जब वो दूल्हे से मिला तो दूल्हा उसे कुछ अजीब लगा था। बेइंतहा मगरूर और हर एक को अजीब नजरों से देखने वाला। शहरोज को उसे देखकर कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। खुशगुप्ता के पास गया और कहने लगा कि फुफ्फू, मुझे लगता है कि आपने अनीला के लिए गलत लड़का चुन लिया है। मुझे ये लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखें तो लड़के की माँ और बाप कैसे हमारे मेहमानों से बातें कर रहे हैं, जैसे अभी काट खाएंगे। उनकी नजरों में तो हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। शगुफ्ता बेगम सर खुजाते हुए कहने लगी, क्या कह रहे हो बेटा? तुझे पता तो है ना ये अनीला कहाँ किसी की सुनती है। इसने तो ये पसंद की शादी की है। कहती है मैं लड़के वालों को भी जानती हूं और उसके घर वालों को भी। अब जिंदगी तो उसे गुजारनी है ना। मैंने उस पर कोई जबरदस्ती तो नहीं थोपनी थी। जैसे ही निकाह ख्वा आया और निकाह होने लगा, मौलवी साहब ने हिजाब कबूल करवाना चाहा तो उस लड़के ने मुंह से कुछ बोला ही नहीं था। तमाम मेहमान दूल्हे की तरफ देख रहे थे। श्री गुप्ता बेगम ने दुपट्टा ठीक करते हुए कहा कि बेटा बोलो, मौलवी साहब उनसे कुछ पूछ रहे हैं। लेकिन वो उठकर खड़ा हो गया। अपने सर से सेहरा उतारकर उसने एक जानिब को फेंका और फिर अनीला के सामने हंसने लगा। अनीला भी घूंघट उठाकर खड़ी हो चुकी थी। कहने लगे कि मुदस्सिर, क्या हुआ है आपको? या आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कहने लगा, क्यों? भरी यूनिवर्सिटी में सबके सामने तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, क्या भूल गई? तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें अपना लूंगा? वो थप्पड़ खाने के बाद भी मैं तुम्हें अपनी इज्जत बनाऊंगा? बिल्कुल नहीं। थप्पड़ खाने के बाद तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही आ चुकी थी। और अब तक जो तुम्हारे साथ मैं कर रहा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ बदले की आग थी। मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता था, तुम्हारे मुंह पर भी थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन आज मेरा बदला पूरा हुआ। अनीला का तो वजूद कांप कर रह गया था। वो सबके सामने मुदस्सिर के कदमों में गिर चुकी थी। रोते हुए कहने लगी कि नहीं प्लीज मुदस्सिर, ऐसा मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे घर वालों की इज्जत का सवाल है। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझसे निकाह कर लो। शेरोज भी गुस्से से भपड़ चुका था। सब मेहमानों के सामने वो दूल्हे के कदमों में गिरी रो रही थी और शेरोज उसे कह रहा था कि नहीं अमीला, छोड़ो, तुम्हें लड़कों की कमी नहीं है। उठो यहां से, मैं लानत भेजता हूं इस लड़के पर। लेकिन अनीला कहने लगी कि नहीं, मैं शादी करूंगी तो मुदस्सिर से ही करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। फिर शगुफ्ता बेगम भी जानती थीं कि अगर ये लड़का आज बारात वापस लेकर चला गया तो कोई उसकी अनीला को मुंह तक नहीं लगाएगा। शगुफ्ता बेगम भी जब अपनी चादर उतारकर उस लड़के के कदमों में रखने लगीं तो शेरोज ने उन्हें रोक लिया। वो उन्हें एक जानिब लेकर जा चुका था। अमाइजा भी उनके साथ ही थी। वो कहने लगीं कि फुप्पो, ये क्या कर रही हैं आप? वो दुनिया का आखिरी लड़का नहीं है। अनीला को और अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। आप इसकी फिक्र मत करें। मैं हूं ना, लेकिन इस गिरे हुए लड़के के लिए अपनी इज्जत मत खराब करें। कुछ नहीं होगा। लेकिन शगुफ्ता, जो दहाड़े मार मार कर रो रही थी, रोते हुए कहने लगी कि अच्छा, मैं ये रिश्ता अभी खत्म करके अगर इस लड़के को यहां से भेज दूं तो क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? अल्फाज सुनकर तो एक पल को शहरोज खामोश हो चुका था। वो अमाइजा जो कुछ देर पहले ये ख्वाब देखने लगी थी कि शायद शहरोज के साथ उसकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरेगी, ये सुनकर उसके कदम वहीं लड़खड़ा चुके थे। शगुफ्ता ने एक नज़र अमाइजा की तरफ देखा। शहरोज और अमाइजा एक दूसरे को ही देख रहे थे। फौरन से शगुफ्ता बेगम शहरोज के सामने आकर खड़ी हो गईं। उसका चेहरा अपने चेहरे की तरफ मोड़कर कहने लगी, बेटा, तुझे खुदा का वास्ता, देख, मुझे बेवा और मेरी यतीम बच्ची पर यह एहसान कर दे। अगर इस लड़के के साथ मैंने उसको रुखसत कर भी दिया तो ये सारी जिंदगी से पांव की जूती बनाकर रखेगा। कुछ कर बेटा, तू मेरी अनीला को अपना ले।
फूफों के बंदे हाथ देखकर शहरोज बेबस हो चुका था। वो तो अपनी और अमाइजा की लुख्सती के बारे में सोच रहा था, लेकिन फूफों के आगे उसकी मोहब्बत जैसे कहीं सीने में ही दम तोड़ चुकी थी। एक गहरी सांस खारिज करके कहने लगा कि ठीक है फूफो, मैं नीला से निकाह करने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर शगुफ्ता तो खुशी से अपने भतीजे का चेहरा चूमने लगी थी, हाथ चूमने लगी थी, उसे दुआएं देने लगी, जबकि अमाइजा तो 2 कदम लड़खड़ाकर पीछे हटी थी। 2 आंसू आंखों से टूटकर गिरे थे। उसके बाद तो कितने ही आंसू उसकी गालों पर बहते चले गए। दिल बड़ी जोरों से धड़क रहा था। उसे तो लगा था जैसे शेरोज ही वो शख्स होगा जिसे उसकी खुशियों की परवाह होगी, उसका साथ देगा और सिर्फ उसका बंद करेगा। लेकिन शायद मोहब्बत के मामले में भी उसकी किस्मत खोटा सिक्का ही निकली थी। वो चुपचाप सर झुकाकर खड़ी थी जब शेरोज उसके पास से गुजरकर बाहर चला गया। लड़के वालों को तो धक्के मारकर वहां से निकाल दिया गया था, जबकि अनीला के साथ अब शेरोज बैठा था। शेरोज की नजरें अमाइजा पर थीं, जो सबसे आखिर में मेज के साथ पड़ी हुई कुर्सी पर सर झुकाकर बैठी थी। अगर उसे घर जाने का रास्ता मालूम होता तो शायद वो घर चली जाती। जैसे ही मौलवी साहब ने इजाबो कबूल करवाना शुरू किया तो वहां से उठकर बाहर चली आई थी और आकर गाड़ी में बैठ चुकी थी। फूट फूट कर कितनी ही देर रोती रही, अपने बाल नोचने लगी कि आखिर क्यों, अल्लाह जी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं तो समझ रही थी कि शेरोज सिर्फ मेरे होकर रहेंगे, लेकिन शायद मेरी किस्मत में और अजियतें लिखी गई हैं। मेरी तो आज जिंदगी खत्म ही होकर रह गई। कितने ही घंटे वो बैठकर रोती रही। जब मेहमान खाना खाकर चले गए तो कुछ देर बाद ही शेरोज भी आकर फ्रंट सीट पर बैठा था। शेरोज को बैठता देखकर अमाइजा ने फौरन अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए थे। शेरोज कुछ देर तो खामोश रहा, फिर कहने लगा कि मैं जानता हूं तुम्हें बुरा लगा है। हमारा निकाह जिस भी हालात में हुआ था, लेकिन मुझे तुम्हारी रजामंदी पूछनी चाहिए थी। लेकिन फूफो के आंसू देखकर मेरे बस में जो था मैंने किया। अमाइजा, जो सख्ते की कैफियत में बैठी, कहने लगी कि आपने जो किया ठीक किया। शायद आपका नसीब अनीला अब्बा के साथ ही था। इससे बेले कि शहरोज उसे कुछ और कहता, शगुफ्ता बेगम अनीला को लेकर आ चुकी थी। गाड़ी में बैठी अमाइजा को देखा तो कहने लगी कि अरे तुम यहां बैठी हो, यहां पर तो अनीला ने बैठना है ना। उठो तुम, वो पीछे मेहमानों के साथ गाड़ी में आ जाओ, जहां पर मैं और अनीला बैठेंगे। अमाइजा अपना शौहर तो उसे देख ही चुकी थी। एक नज़र उसने शहरोज को देखा, जैसे वो कभी उसका था ही नहीं, और फिर गाड़ी से नीचे उतर गई। शगुफ्ता बेगम और अनीला दोनों ही इस गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो चुके थे। अमाइजा भी पहुंच चुकी थी। शगुफ्ता बेगम कहने लगी कि जाओ अनीला को शहरोज के कमरे में छोड़ कर आओ। अनायजा अभी खड़ी ही थी कि जब अनीला धाड़े मार मार कर रोने लगी, कहने लगी कि मुझे नहीं जाना इस कमरे में, मैं अपने कमरे में ही रहूंगी। पता नहीं क्यों मुदस्सर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे दिल में अभी भी सिर्फ और सिर्फ मुदस्सर की जगह है। मुदस्सर के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। अम्मा प्लीज आप भी मुझे फोन नहीं करेंगी। वो वहीं पर पैर पटकती अपने कमरे में जा चुकी थी। शगुफ्ता बेगम भी खामोश हो गई। शरोज भी वापस आया तो सीधा अपने कमरे में जाकर बैठा था, सर पकड़कर बैठ चुका था। फूफो के कहने पर वो निकाह तो कर चुका था, लेकिन अब उसे शदीद परेशानी हो रही थी। एक ही घर में 2-2 बीवियां। अनीला को तो उसने कभी इस नज़र से देखा भी नहीं था, और अमाइजा को देखकर उसके दिल में जज्बात उभरने लगे थे। वो तो इस शादी के सारे फंक्शन खत्म होने के बाद अपने पास बिठाकर पूछना चाहता था कि आखिर वजह क्या है, क्या वो इतनी डरी सहमी क्यों रहती है। घर में मुलाजमा होने के बावजूद सारे काम नौकरों की तरह भाग भाग कर वो क्यों कर रही होती है। लेकिन इससे पहले ये सब कुछ हो चुका था। 2-3 दिन तो ऐसे गुजर चुके थे, अनीला अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी, लेकिन शगुफ्ता बेगम का दिमाग अब किसी और नजरिए पर चलने लगा था। अनीला से कहने लगी कि देखो अनीला, बहुत होगी तुम्हारे ये टसवे बहाना। तुम्हारी शादी अब शेरोज के साथ हो चुकी है, और ये मत भूलो कि अगर शेरोज खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे। शेरोज पहले से ही अमाइजा का शौहर भी है। ये भी याद होगा तुम्हें कि अमाइजा उसके सामने अपने हुस्न के जलवे दिखाने लगी और उसे अपने काबू में कर लिया तो जानती हो क्या होगा। हम दोनों माँ बेटे को इस घर से निकलना पड़ेगा। वो तुम्हारा शौहर है, उस पर अपना हक जताओ, उसे मोहब्बत से पेश आओ, और फिर अमाइजे को तो वैसे भी दूध में से मक्खी की तरह जैसे पहले हम निकालते थे ना, अब भी निकाल देंगे। अनीला, जो अभी तक इस मुदस्सर की जुदाई में गुम थी, अपनी माँ के कहने पर वो शेरोज पर डोरे डालने के लिए मान चुकी थी।
अगली सुबह जब शेरोज नाश्ते के लिए टेबल पर आए तो सजी सवरी दुल्हनों की तरह अनीला भी टेबल पर ही बैठी हुई थी। शेरोज ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा, फिर कहने लगा कि तुम अब कैसा महसूस कर रही हो? तो वो मुस्कुराकर कहने लगीं कि पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या बनता। शायद आप ही मेरे हमसफ़र थे, मेरे जीवन साथी थे। लेकिन मैं ही ना समझ सकी। फिर वो आकर शहरोज के पास बैठी थी और शहरोज का बाजू भी पकड़ लिया था। तभी अमाइजा नाश्ता लेकर बाहर आई और इन दोनों को एक साथ देखकर नजरें झुका चुकी थी। शायद वो अब तक हर दुख, हर गम बर्दाश्त करती आई थी। इस बार उसे ये था कि शहरोज आएगा तो वो उसे सब बताएगी। लेकिन अब अपने शौहर के करीब अनीला को देखकर उसे कुछ होने लगा था। नाश्ता रखने के बाद वो वहां से किचन में चली गई थी। शहरोज को भी अनीला का बार बार छूना, अपने आगे पीछे चलना फिरना और एकदम से मोहब्बत भरी बातें करना थोड़ा परेशान भी कर रहा था। कहाँ ये लड़की जो पहले किसी और लड़के के लिए रो रही थी? आखिर इन 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ था कि वो अचानक से शहरोज की मोहब्बत में बिल्कुल ही अंधी हो चुकी थी? अभी भी अमाइजा ने वही फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। एक शाम शहरोज जब घर लौटा तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग थे। वो अमाइजा को आवाज देने लगा। जैसे ही अमाइजा बर्तन धोने के बाद बाहर आईं तो शहरोज ने उसे वो बैग्स पकड़ाए थे। कहने लगा कि ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लेकर आया था। शगुफ्ता बेगम ये देखकर हैरान हुई थीं। अनीला भी कमरे से बाहर आ चुकी थीं। फौरन कहने लगीं कि क्या लाए हैं आप इसमें अमाइजा के लिए? शहरोज कहने लगा कि मैंने जब भी इसे देखा है पुराने कपड़े पहने देखा है और ऐसे कपड़े पहने देखा है जो शायद तुम इस्तेमाल करने के बाद उसे दे देती हो। ये ना सिर्फ इस घर की बेटी बल्कि मेरी बीवी भी है और मैं नहीं चाहता कि ये हर वक्त किचन में घुसी रहे और इस तरह के कपड़े पहनकर घूमे। दोस्त अहबाब आते हैं, रिश्तेदार आते हैं तो वो क्या सोचेंगे? आज के बाद अमाइजा तुम इस हुलिये में नहीं घूमोगी। ये सारे कपड़े मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। जाओ फ्रेश होकर इनमें से एक सूट पहन कर आओ। अमाइजा ये देखकर हल्के से मुस्कुराई थी। जैसे ही वो सारे कपड़े लेकर कमरे में गईं और खुशी से इन कपड़ों को निकालकर देखने लगीं, उसकी आंखों में आंसू भी आ चुके थे। और दिल ही दिल में एक बार फिर ख्वाहिश उभरी थी कि हो सकता है अगर वो शहरोज को फुफ्फो की सारी हकीकत बताए तो शहरोज ना सिर्फ उसका होकर रह जाएगा बल्कि फुफ्फो के जुल्म सितम से भी उसकी जान छूट जाएगी। वो पहली बार खुद गर्ज होकर सोच रही थी जब अनीला धड़ल्ले से कमरे में आई थी। अनीला को देखकर अमाइजा थोड़ी सहमी थी। उसे बालों से पकड़कर कहने लगी कि क्या समझ रही थी तू मुझसे मेरा शौहर छीन लेगी? हाँ? अमाइजा उसकी आंखों में देखकर कहने लगी, ये मत भूले अनीला, आप ही शहरोज मेरे भी शौहर थे। आज से 5 साल पहले मेरा निकाह हो चुका था। ये सुनकर अनीला मजीद तप चुकी थी। उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर कहने लगी, पहली बार तुझे शहरोज ने तरस खाकर कुछ ला कर दिया है तो मेरे सामने जुबान चला रही है। मैं तेरी हर उस खुशी को आग लगा दूंगी जो मेरे सामने तुझे मिलेगी। इन कपड़ों की खुशी मना रही है तू? तेरी किस्मत में सिर्फ उतरन है, उतरन, और तू सारी जिंदगी मेरी उतरन ही बहनेगी, समझी? ये कहकर उसने उसके सारे कपड़े फर्श पर पटके थे और फिर कैंची ढूंढकर उसने उन कपड़ों को काटना शुरू कर दिया था। अमाइजा उसे रोक रही थी कि अनीला, अब ये क्या कर रही हैं आप? ऐसा मत करें। लेकिन सारे कपड़े काटने के बाद उसने वही कैंची उठाकर अमाइजा पर भी मारी थी। उसके हाथ पर जख्म कर गई थी। अमाइजा दर्द से सिसकने लगी, जबकि अनीला उसके नए कपड़ों को तार-तार करने के बाद कहने लगी कि खबरदार, जो तुमने शहरोज के सामने अपना मुंह खोला तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमाइजा एक बार फिर डर सहम कर चुप हो चुकी थी। अनीला कमरे से बाहर गई और सीधा शहरोज के कमरे में आई थी। वो जो फ्रेश होकर अभी अभी बाहर निकला था, उसे यूं अपने कमरे में धड़ल्ले से आता देखकर जल्दी से शर्ट पहनने लगा। लेकिन अनीला तो बड़े ही बेबाक अंदाज में उसके पास जाकर खड़ी हो गई और अपना हाथ उसके शर्टलेस कंधे पर रख दिया। शहरोज झिझकते हुए थोड़ा पीछे हटा था। कहने लगा कि क्या बात है, तुम्हें कोई काम था? वो जानबूझकर उसके कंधे पर सर रखकर कहने लगी कि क्यों, बीवी को शोहर के पास आने के लिए किसी काम की जरूरत होती है क्या? मैं तो बस आपके साथ एक अच्छा टाइम गुजारना चाहती हूँ और ये भी सोच रही हूँ कि अपना सामान मैं इस कमरे में शिफ्ट कर दूँ। आखिर को आपकी बीवी हूँ। शिरोज उसकी ये बातें सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था।
उसे उसका लम्स गैर शनास सा लग रहा था। वो फौरन से बेड की तरफ बढ़ा और कहने लगा कि वो मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। जब वो कमरे से बाहर निकला तो अमाइजा अभी अभी इसी हुलिये में टेबल पर पड़े हुए खाली बर्तन उठा रही थी और उसे इस हुलिये में देखकर शेरोज के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था फ्रेश होकर कपड़े चेंज कर लो, अभी तक तुम इसी हुलिये में क्यों हो? अनीला फौरन से कमरे से बाहर आई थी। कहने लगी कि शेरोज, आप भी किसे कह रहे हैं? आपको पता है ये लड़की किस मिजाज की है? शक्ल से ये बस घुन्नी मिसनी लगती है। अगर आप इसकी हकीकत जान लेना तो दोबारा आप कभी भी इससे नरमी से बात तक ना करें। शेरोज कहने लगा कि क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहने लगी कि आइए मैं आपको बताती हूं इस लड़की ने क्या किया है। उसे सीधा अपने कमरे में ले आई थी, जहां पर फर्श पर कपड़े यूं ही तार तार हुए पड़े थे। कहने लगी कि ये देखिए, इतने महंगे ब्रांड्स कपड़े जो आप इसके लिए लेकर आए थे ना, इसने सारे फाड़ कर फेंक दिए हैं। इसके दिल में सिवाय मुनाफिकत और बुक्स के कुछ है ही नहीं, और ना ही ये आपको पसंद करती है। जानते हैं, जब आप दुबई थे तो पीछे से इसने इतनी बार कहा था कि इसे ये निकाह ख़त्म करना है। आप तो जानते हैं मेरी माँ आपसे कितनी मोहब्बत करती है। वो बार बार आपको बुरा भला कहती थी कि दुबई में काम करने वाले लड़के अच्छे नहीं होते, वहाँ पर पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ आपकी दोस्तियाँ रह चुकी होंगी और पता नहीं क्या क्या करते फिरते होंगे। मुझे तो अब ऐसा लड़का चाहिए ही नहीं। इस तरह की बातें करती रहती थी। तभी तो मेरी अम्मी भी इस पर हर वक्त गुस्सा करती रहती हैं, क्योंकि वो है ही ऐसी। शहरोज ने जब अनीला के मुंह से ये सुना और फिर इतने प्यार से लाए हुए इन कपड़ों को इस हुलिये में कुतरा हुआ देखा तो उसे भी गुस्सा आ चुका था। वो वहीं से सीधा अमाइजा के पास गया था, उसे बाजू से खींचकर कमरे में लाया और कहने लगा कि ये क्या है? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आया था और मैं तो ये सोच रहा था कि मैं तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा देकर अपने कमरे में ले आऊं। कहीं ना कहीं तो मुझे पसंद आ चुकी थी, लेकिन जो हरकत तुमने की है ना, उसके बाद मुझे ये तो पता चल चुका है तुम्हारे दिल में मेरी अहमियत क्या है। अमाइजा अभी भी चुपचाप सकते की कैफियत में खड़ी थी और अनीला का चेहरा देख रही थी, जो उसे हंसकर देख रही थी। एक बार फिर दोनों माँ बेटी अपनी चाल में कामयाब हो चुकी थीं और अमाइजा बस इन दोनों का चेहरा देखती रह गईं। उस रात वो इस कदर दिल बर्दाश्त हुई कि उसका जी चाहा कि वो अपने हाथों से अपनी जान ले ले, लेकिन ऐसा कर नहीं पाई थी। वो अब भी चुप रहेगी। शहरोज कहने लगा कि कुछ तो बोलो। वो फीकी सी मुस्कुराकर कहने लगी कि बाकी सब ने जो बोलना था बोल तो दिया और आपने यकीन भी कर लिया। अब मेरे बोलने ना बोलने से क्या ही किसी को फर्क पड़ेगा। उसे ये कहकर वो एक बार फिर वहां से जा चुकी थी। जैसे ही रात हुई तो अमाइजा को हौल उठने लगे थे, क्योंकि अनीला तो बिल्कुल नई नवेली दुल्हनों की तरह तैयार होकर शेरोज के कमरे में जा चुकी थी और जाने से पहले बादाम वाला दूध भी लेकर गई थी। उसे सुनाकर गई थी कि आज तो मेरे शौहर के साथ सुहाग रात है। बड़ी किस्मत वाली होती हैं वो बीड़ियां जिन्हें अपने शौहर से ऐसी रात नसीब होती है। ये कहकर वो शेरोज के कमरे में गई थी। अमाइजा के सब्र का पैमाना भी लबरेज होता चला जा रहा था। वो सोच चुकी थी कि अगर शेरोज ने आज रात उसके साथ ताल्लुक कायम कर लिया तो वो इस घर में मजीद नहीं रहेगी। दुनिया के किसी भी कोने में चली जाएगी, लेकिन इस घर में नहीं रहेगी। स्टोर रूम में बैठी वो अभी भी बस खाली दीवार को देखे जा रही थी जब उसे बाहर से कुछ आवाजें आईं। रात के तकरीबन 1:15 बज रहे थे। स्टोर रूम से निकलकर जब बाहर सहन में आई तो वही सीढ़ियों पर शहरोज बाका हुआ था। वो जल्दी से उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। शहरोज ने मुड़कर उसे देखा तो वो कहने लगी कि यहां पर क्या कर रहे हैं आप? आज रात तो आपकी सुहागरात थी ना? आपकी बीवी आपके कमरे में इंतजार कर रही हैं। शहरोज उठ खड़ा हुआ, कहने लगा कि कैसी बीवी हो तुम जो अपने मुंह से इस तरह की बातें कर रही हो? वो कहने लगी कि मैं सिर्फ मनकूहा थी आपकी। आपकी बीवी तो वो है जो इस वक्त आपके कमरे में मौजूद है, आपके आगे पीछे हक समझकर घूम रही है। मेरी हैसियत इस घर में सिवाय एक मुलाजमा के और कुछ भी नहीं है। शहरोज एक गहरी सांस खारिज करके रह गया। कहने लगा कि अनीला कमरे में गई थी और उसने मुझसे अपना हक भी मांगा था, लेकिन मुझसे कुछ हो ही न सका। बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर मैं बाहर आया हूँ, ये कह करके कि मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जाकर भी इसके करीब नहीं जा पा रहा। जब से मैंने तुम्हें देखा है ना अपनी बीवी को, तब से मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई और औरत समा ही नहीं पा रही।
अमाइजा रोने लगी थी, कहने लगी कि झूठ मत बोले आप। कहने लगा कि नहीं झूठ बोल रहा मैं तुमसे मोहब्बत करता था, तभी तुम्हें एक मुकाम देना चाहता था, लेकिन तुमने क्या किया, मेरे लाए सारे कपड़े फाड़ कर फेंक दिए। अमाइजा रोते हुए कहने लगी कि आपको यकीन है तो करें, वरना बाकी सब की तरह ही मुझे झूठी समझे, लेकिन मैंने ये नहीं किया था, अनीला आपा ने खुद किया था। बचपन से अब तक वो मेरे साथ ऐसा ही करती आई हैं। उसके बाद इतने सालों में जो कुछ अमाइजा पर गुजरा था, वो रोते हुए एक एक बात शेरोज को बताती चली गई थी। और शेरोज का दिल यूं था कि जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो, उसे अपने सीने से लगा चुका था। कहने लगा, इतना सब कुछ तुम्हारे साथ फुप्फू करती रही, तुमने मुझे बताया भी नहीं, और तुम्हारा ये हाथ, इस पर जख्म कैसे हुआ है? इस बारे में भी माइजा बता चुकी थी कि ये नीला ने किया है। वो कहने लगा कि मैं भी फुप्फो से दो टोक अंदाज में ये पूछूंगा, आखिर वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, ये जानते हुए भी कि तुम मेरी बीवी हो। रात की गहरी खामोशी थी। उसका हाथ पकड़कर अभी शगुफ्ता बेगम के कमरे के बाहर ही आया ही था कि अंदर से दोनों माँ बेटी की आवाजें आने लगीं। अनीला रोते हुए कह रही थी कि आपके कहने पर मैं शहरोज के कमरे में थी, लेकिन देखो उसने मुझे छुआ तक नहीं और कमरे से बाहर भाग गया। शगुफ्ता कहने लगी कि बाहर चला गया है तो तू जाकर दोबारा से कमरे में लेकर आ, तेरे पैरों पर मेहंदी लगी है क्या? तो जो मैंने पहले कहा था, शहरोज को अपने हाथों में रख, उसे अमाइजा की तरफ बिल्कुल मत होने देना। अभी तो हमें अमाइजा और शेरोज की तलाक भी करवानी है, और शेरोज के नाम जो सारी जायदाद है ना, बस किसी भी तरह तू उसे अपने नाम करवा ले। वो शगुफ्ता बेगम बोलती जा रही थी। वो सुनकर तो शेरोज तो काम का रह चुका था। पहली बार उसके सामने उसकी फूफो की हकीकत आ रही थी, जिस फूफो को वो अपनी माँ जैसा दर्जा दे रहा था। सारी बात सुनने के बाद उसने दरवाज़ा खोला और नीला दोनों ही हड़बड़ा चुकी थीं। उसके बाद जो शगुफ्ता ने 100 ही जतन किए थे, हाथ जोड़े थे, यकीन दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन शेरोज अपनी फूफो के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि बस मजीद मैं आपके मुंह से कोई झूठ नहीं सुनूंगा। जो कुछ आपने अमाइजा के साथ किया और मेरे साथ किया, इसके बाद तो मेरा इस घर में रहना भी मुश्किल हो चुका है। आप बड़ी हैं, मैं आपको कोई सज़ा नहीं दे सकता, ना ही आपके साथ बदतमीज़ी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि अपनी ज़िंदगी और अपनी बेटी रमाइज़ा को आप दोनों के साए से हमेशा के लिए दूर रखूँ। शहरोज़ ने अनीला को तलाक दे दिया। इसके बाद वो अपनी बेटी अमाइज़ा को साथ लेकर दुबई शिफ्ट हो गया। वैसे भी उसका कारोबार पहले से ही दुबई में मजबूत और सफल हो चुका था। उसने फूफो से वो छत नहीं छीनी थी, लेकिन शगुफ्ता के लिए ये सब किसी सदमे से कम नहीं था। माँ बेटी के पास अब पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। दूसरी तरफ अमाइजा और शहरोज की जिंदगी की असली शुरुआत अब जाकर हुई। दुबई में शहरोज ने एक छोटा सा फ्लैट लिया, जहां दोनों ने सुकून और शांति के साथ नई जिंदगी शुरू की। उनके बीच की सारी गलतफहमियां, तलखियां और दूरियां खत्म हो चुकी थीं। आपसी समझ और गहरी मोहब्बत के साथ उन्होंने इस रिश्ते का नया आगाज किया। अमाइजा ने अतीत को पीछे छोड़ दिया और पूरे भरोसे के साथ शहरोज के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। अब दोनों की जिंदगी एक नई उम्मीद, नए सपनों और सच्चे रिश्ते की बुनियाद पर आगे बढ़ रही थी। इसी के साथ ये कहानी अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुंचती है।